हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सेट नंबर 5 के 4 के सभी प्रश्न का हल देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आया है और कितना लिखना है। सबसे बड़ी बात बच्चों, हमें कितना लिखना है ये जानना है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर आएगा क्वेश्चन। नेनर्स समीकरण लिखिए तथा उसकी उपयोगिता भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिख देंगे ऐसे हेडिंग बना के, नेनर्स समीकरण। और सूत्र क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग एम बटे एम एन प्लस। ठीक है, इतना हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप, ई नॉट सेल बराबर लिख देंगे, मतलब नाम क्या नोमिंग कर देंगे। धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और जो ई सेल होता है बच्चों वो भी यही होता है, बस मानक नहीं होता है। बस इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। m की पावर n प्लस का है, आयनों की मोलर सांद्रता है बच्चों। m क्या है, शुद्ध ठोस धातु की मात्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो पहली बार बच्चा आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करे कि आइए यहाँ बेहतरीन तरीके से अच्छे नोट्स बना के आपको समझाया जाता है। अब आपको दिख रहा है नेनस्ट समीकरण की उपयोगिता, मतलब उपयोगिता क्या है जीवन में या इस रसायन विज्ञान में क्या उपयोगिता है इसकी। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने, मतलब जो हाफ सेल होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने, मतलब कि ई सेल निकालने में इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे बच्चों, इसका उपयोग आयन सांद्रता की गणना करने में, मतलब आयन की कितनी मात्रा है, आयन की कितनी सांद्रता है ये ज्ञात करने में। ठीक है, तीसरा है बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल क्षमता, मानक सेल क्षमता, तापमान और प्रतिक्रिया भागफल के बीच संबंध भी निकाला जा सकता है इससे। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, गिब्स या गिब्स लिखा रहता है से मुक्त ऊर्जा की गणना करना, मतलब गिब्स गिब्स से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा, नेनस्ट समीकरण का उपयोग करके सेल की क्षमता भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चौथा के का कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं चौथा का अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ये 4 के गा करना है, हम लोग 4 को खाना ही इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में। एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखो, इसमें बोला गया एल्कोहल होना चाहिए, फिनॉल होना चाहिए, और साथ में एमीन से क्रिया, एमीन के सक्रिय हाइड्रोजन को एसिल क्लोराइड है ना, या एसिल समूह RCO द्वारा प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसके बाद संगत एस्टर या एमाइड बना लेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे इसका रिएक्शन समझिए। देखिए CH3COCl, ठीक है, इसका नाम असली नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है, और बाकी से बेंजोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और फिर साथ देखिए C2H5OH, हाँ ठीक, यहाँ क्या एथिल अल्कोहल ले लेंगे, और जब से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा CH3CO और C2H5 एथिल एस्टेट बन जाएगा, और साथ में HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से ये 4 क्रिया कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, ये प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मतलब ये कैसे बनता है, क्या होता है, इससे कितने टाइप्स होते हैं ना, ये चीज लिखना है हम लोग को। चलिए आइए समझते हैं इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, देखिए, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उसके या उस आकृति से है। ठीक है, मतलब क्या, जो भी सेकंड इसकी स्ट्रक्चर बनता है वो किससे संबंधित होता है, उसके बच्चों उसके आकार से संबंधित होता है। ठीक है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, मतलब बहुश्रेणी, क्या बनता है, बहुश्रेणी श्रृंखला बनती है ना, उसमें ही ये विद्यमान होता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या होता है, बहुत सारे अणु आके जुड़ जाना। ठीक है, तो फिर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पास, इसकी कितनी संरचना होती है बच्चों, 2 संरचना होती है। कितनी, 2 संरचना होती है। पहली को बोला जाता है अल्फा संरचना बोलते हैं, या अल्फा हेलिक्स कहते हैं। दूसरा वाला क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड सीट कहा जाता है। ठीक है, बीटा प्लीटेड सीट कहा जाता है। अब देखो, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये वाला कौन सा है आपका, अल्फा हेलिक्स होता है। चलिए अल्फा हेलिक्स वाला जानते हैं। तो देखिए, इसमें बोला गया बच्चों, इसमें
संरचना पेप्टाइड आबंध के, ठीक है, पेप्टाइड आबंध के सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल समूह कह सकते हैं, कीटोन कह सकते हैं, तथा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड है, एमीन कह सकते हैं इसे। समूह के मध्य किससे जुड़ते बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन बंध से उत्पन्न होती है। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला संभव, मतलब जितने भी प्रकार के बच्चों बनता है श्रृंखला, तो ये अल्फा हेलिक्स में जो है सब संभव है, चाहे जो बनता है सब संभव है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका बीटा प्लीटेड सीड, यहाँ वाला स्टार्ट होगा बीटा प्लीटेड सीड से स्टार्ट होगा। देखिए तो बीटा प्लीटेड सीड संरचना विस्तार से, ठीक है, संरचना जो है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार से होता है, हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी होती है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ये जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जब आप देखते हैं जो कपड़े होते हैं जिसमें लकीर बनी होती है ना, वो लकीर के समान होती है, क्या आपकी बीटा प्लीटेड सीड होती है, ठीक है, वो लकीर के समान होती है, अतः इसको बीटा प्लीटेड सीड भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चा यहाँ तक देखा हो वीडियो को, जरूर वीडियो को लाइक करे बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे कि हाँ साथियों, यहाँ पास बेहतरीन तरीके से जो टॉपिक वाइज है, जो चैप्टर में है वो बताया जाता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।